महाराष्ट्र में पहले दिन से गद्दारों को जगह नहीं है। जो छोड़ के जाता है उसको गद्दार कहते हैं। तो छत्रपति ने अपने बेटे को पत्र लिखा कि जो साम्राज्य मैंने खड़ा किया, हिंदवी साम्राज्य, इसको बढ़ाना या संभालना हो तो मराठों और ब्राह्मणों से सावधान रहना। ब्राह्मण वतन मांगते हैं और मराठी जागीर। ये जो हाल महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये बिहार, ये 5 बड़े राज्य हैं। इनको कुल मिला के दब्बो लोग क्या देखते हैं बीजेपी? देखिए, बिहार में तो बीजेपी परेशानी में है। तो अगर 60 सीटों का मतलब ये है कि आपका मानना है कि बीजेपी 240 के आसपास, 230 240, तो 230 240 से बढ़ने के बाद नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना कितनी रह जाएगी? हर व्यक्ति कहता है कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेहतर काम करने वाला कोई मंत्री गडकरी। आप एमएससीबी दे रहे थे, उस एमएससीबी को उनके पास रहने देते तो 4 चांद लगा देता वो आदमी। आपने ऐसे आदमी के लिए पास भेजा एमएससीबी जो इनकम टैक्स में प्यून था। जो आदमी एक नेचर से काम करेगा, वो काम करेगा। देखिए, महाराष्ट्र में पहले दिन से गद्दारों को जगह नहीं है। जो छोड़ के जाता है उसको गद्दार कहते हैं। तो आप मेरे साथ आ जाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज को सबसे ज्यादा, मुगलों से ज्यादा मराठों ने तकलीफ दी, अपने रिलेटिव्स ने तकलीफ दी। इतिहास है महाराष्ट्र का। छत्रपति संभाजी, जिसने जीवन में एक युद्ध नहीं हारा था, और वो ऐसा वॉरियर था जो सबसे आगे चलता था। नहीं तो पहले छत्रपति शिवाजी महाराज में फौज चलती थी, पीछे से जाते थे। ये ऐसा नहीं था। ये सबसे ज्यादा सेनापति का, उस टाइम के सेनापति के लिखे हुए पत्र है छत्रपति शिवाजी महाराज को, कि युवराज को संभलते नहीं है, सबसे आगे निकल जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी की चिंता है। वो संभाजी मुगलों के हाथ मिला है, मुगलों के साथ, मतलब मुगलों के पकड़ में आ गया सिर्फ मराठों की गद्दारी से। उसकी गद्दारी करने वाले कोई आदिवासी नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को पत्र लिखा है संभाजी को, आर्काइव्स में। उसने कहा कि ये जो मैंने एक साम्राज्य, हिंदवी साम्राज्य बोलते थे, हिंदू कभी नहीं कहा उन्होंने, हिंदवी साम्राज्य। हिंदवी साम्राज्य मतलब इस साम्राज्य में जो भी रहते हैं वो हिंदवी है, और हिंदवी में सभी है। 60,000 पठान थे उनके फौज में, घुड़सवार। और जब उन्होंने अपना रायगढ़ में राजधानी बनाई और जब मंदिर बना तो उन्होंने पूछा आर्किटेक्ट को, मस्जिद कहाँ है? उन्होंने कहा कि मस्जिद अपने यहाँ किस काम की? उन्होंने कहा कि अरे भाई, मेरे जो सेवक है 60,000 में से कोई आए तो क्या नमाज पढ़ने नीचे जाएंगे? ये छत्रपति था, उनका तो नाम लेने की औकात नहीं थी। नाम लेना मतलब छत्रपति का रोज अपमान करते हैं उनका नाम लेके। तो उस छत्रपति ने अपने बेटे को पत्र लिखा कि जो साम्राज्य मैंने खड़ा किया है, हिंदवी साम्राज्य, इसको बढ़ाना या संभालना हो तो मराठों और ब्राह्मणों से सावधान रहना। ब्राह्मण वतन मांगते हैं और मराठी जागीर। क्योंकि छत्रपति ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया 12 बलूतेदार, मतलब ओबीसी, बैकवर्ड, ट्राइबल्स, इनके भरोसे। छत्रपति ने पहला किला जो हासिल किया, मात्र 40 लोग थे, 40-45 लोग। उनमें कितने मराठी थे? 1-2। बाकी तो एक किसानों के बेटे, कोई शिकार करने वाला, वो ऐसे ऐसे तो लोग उनने किए। तो उस संकल्पना को जब आप देखते हो तो मराठों में शिवसेना में से सबसे पहले छगन भुजबल गए। छगन भुजबल के साथ जितने लोग गए सब चुनाव हार गए। छगन भुजबल को बॉम्बे छोड़ के नासिक भागना पड़ा। उसके बाद नारायण राणे गए, 11 लोगों को लेके, 3 लोग चुनाव जीते, बाकी सब लोग हार गए। अब उनमें से लोग तो वीआरएस पे बेचारे घूमते हैं, कई बेचारे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व एमएलए करके जाते हैं उद्घाटन के लिए। उनमें से 3-4 मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। दर्द होता है मुझे। गए, नारायण खत्म हो गए। नारायण राणे स्वयं बीजेपी के टेको पे जिंदा है, उधार के सिंदूर पे है, और क्या। वो राज्यसभा में, लोकसभा भी जीतने की औकात नहीं उनकी। उसके बाद अब राज ठाकरे गए। राज ठाकरे तो ठाकरे नाम के संग गए ना, फिर भी शिवसेना लोगों ने उनको नहीं, शिवसेना लोगों ने उद्धव को। क्योंकि हमारे यहाँ कितना भी बड़ा सरदार हो, छत्रपति को ही मान है, छत्रपति शिवाजी को ही मान है। गांधी में कई कांग्रेसी आगे गए, लेकिन गांधी परिवार के साथ ही जुड़ा है। बीजेपी संघ परिवार से अलग नहीं हो सकता। कई विचारधारा के लोग आएंगे। सुषमा स्वराज संघ परिवार से जुड़ी हुई नहीं थी। ऐसे कई लोग हैं जो संघ परिवार से जुड़े नहीं, बीजेपी में हैं, लेकिन वो बीजेपी में अलग गुट नहीं बना सकते। बीजेपी रहेगी तो किसी भी हालत में बीजेपी वही ओरिजिनल रहेगी जो संघ के साथ रहेगी। तो ये कुछ एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा। आपने उद्धव और उसके बेटे आदित्य को महाराष्ट्र में हीरो बना दिया इस घटना के बाद। जो लोग, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो बोलते हैं कि बीजेपी इज अ पार्टी, शिवसेना अरे गुंडों की पार्टी है, और कोई गलत नहीं कहे।
जब बाल ठाकरे ने पार्टी बनाई थी तो उनको मराठी अस्मिता के लिए लड़ना था। तो मराठी के लिए लड़ेगा कौन? मराठी के लिए जो जिनके बाप मंत्री है, जो विधायक है, साथ उनके बेटे थोड़ी लड़ेंगे। उन्होंने उठाए पान की दुकान चलाने, पान की टपरी चलाने वाला, ब्लैक करने वाला, दारू का ये लगाने वाला, ऑटो चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला, यही लोग उनके स्ट्रीट फाइटर थे। मैं जानता हूं कि यदि ये हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, ये तो डीए साहब ने बोला जाके ठोका तो जाके वो बार तोड़ा है, जेल चले गए। इनको खोने को कुछ नहीं था। एक ऑटो चलाता था, क्या है ऑटो वाले को 4 दिन जेल में रह लिया, बॉस छुड़वा लाएगा, फिर बाद में ऑटो चलाएंगे। आज उनके पास खोने के लिए बहुत है, बहुत नहीं, संपत्ति बहुत है, क्योंकि यही लोग अब अरबोपति हो गए हैं, यही लोग मंत्री बने हैं, अरबोपति हो गए। अब खोने के लिए डर है, इसलिए ईडी का नोटिस आते से पहले जैसा नहीं, अरे 10 ईडी आ जाए क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा तुमको और मेरे को संजय, क्या फर्क पड़ता है? हमको लोग बोलते कि तुम टाइगर हो। मैं टाइगर नहीं भैया, ऑर्डिनरी आदमी हूं। सिर्फ डरता क्यों नहीं? कुछ है ही नहीं। अरे खुद का घर नहीं, किराए घर पे रहते हैं, अपना जितना भी है सब व्हाइट में देते हैं, सरकार मतलब इनकम टैक्स से हर साल 80,000 रुपए के आसपास वापस आते हैं, इतना टैक्स जमा करते हैं। मैं बगैर बोले तो पैसे की बोलिए बोलता नहीं, और पैसे जिससे भी लेता हूँ तो बाकायदा बोलता हूँ भैया टीडीएस काट के दे। तुम कह रहे हो टीडीएस कटता नहीं होगा तो मैं तुमसे पेमेंट नहीं लूंगा, मैं काम भी नहीं करूंगा। पाकिस्तानी चैनल और पोर्टल से मैं पैसा नहीं लेता। इस बात पे मैंने बोला कि मुझे पाकिस्तान से पैसा नहीं चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ डंके की चोट पे डिफेंड करता हूँ सरकार को, और नरेंद्र मोदी को भी डिफेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री को सवाल पूछने का अधिकार मुझे, पाकिस्तानियों के नहीं है। उनको भला बुरा कहने का अधिकार मेरा है, उनको नहीं है। तो वो मैं निभाता हूँ। मतलब इसका मतलब मैंने थोड़ी साइड चेंज कर दी। सही बात है। मुझे शरद पवार जी की पार्टी का बहुत बड़ा शिविर, मंथन शिविर था, 5,000 लोगों का शिरडी में। मुझे बोला गया कि आपको आना है भाषण देने। मैंने बोला मैं तो पैसे लेके भाषण देता हूँ। मैं गया पैसे पॉलिटिकल मंच भाषण दिया। जब मैं भाषण दे रहा था तो सब दूर सोशल मीडिया पे हो रहा था कि अशोक वानखेड़े ने एनसीपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने कहा कि जब मेरा भाषण खत्म हो गया तो उनको समझ में आ गया कि एनसीपी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि भाषण के अंत में मैंने उनको भी बता दिया कि उनकी पार्टी की स्थिति में है। क्या मैंने इस शब्द में कहा कि ये जो सामने बैठे हुए सांसद और विधायक है, अब इनको घर भेजने की जरूरत है, अजीत दादा, क्योंकि इनके दादा एमएलए थे, इनके पिता एमएलए थे, अब ये एमएलए है और इनके बेटा तैयारी कर रहा है, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये सामंत हो गए। ये मैंने बोला, और बोला अच्छी शुरुआत पवार घराने से हो तो ज्यादा अच्छा है। ये बोल के मैं निकला। तो मुझे आपने बोला, कल आपने मुझे बोला कि अशोक जी आप आइए, हमारे एक प्रोग्राम देखिए और उसको बताइए इसमें गलत क्या सही क्या है। ईमानदारी से मैं बोलूंगा ये आकलन का मैं पैसा लेता हूँ, आप पैसे दोगे, तो उस पैसा लेने पे मुझे कुछ तो जगना पड़ेगा ना। मैं कहूँ अरे संजय महान हूँ, संजय महान हूँ, मुझे बोलना पड़ेगा कि संजय जी ये दो सब्जेक्ट आपने बहुत ही वाहियात है, ये इससे बचा करो, ये मेरी ड्यूटी है। बिल्कुल ठीक बात है ये बात। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई पत्रकारिता बाय चॉइस। तुमको भी पत्रकार नहीं होते तो कहीं आराम से, तुम तो बिल्डर आराम से हो सकते हो, दिखते भी बिल्डर जैसे हो, हम नेता जैसे दिखते लोग बोलते तो राजनीति ज्वाइन कर सकते हो। हमको कई बार ऑफर भी आए तो हमने बोला क्या करेंगे। अब सिंपल सी बात है संजय बाबू, आज हम कहीं जाते हैं तो 10 नेता हमें मिलने के लिए नमस्ते करते हैं। सही बात है। कल मैं सांसद बनूंगा उनके पार्टी का तो मुझे भी नमस्ते करना पड़ेगा उनको। अच्छा शोकी, ये जो हाल महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये बिहार, ये 5 बड़े राज्य हैं, इनको कुल मिला के दब्बोलॉक क्या देखते हैं? देखिए बिहार में तो बीजेपी परेशानी में है, क्योंकि बिहार में ये जो समीकरण है इनका, अब लोग देखिए लल्लन सिंह कुछ कहे क्या कहे, मैं जब तक नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 4 लोग पत्रकार मुझे भी कहते हैं कि अरे संजय के साथ क्या करते हो, प्रोग्राम इस टाइप का आदमी है, तुम्हें भी कहते होंगे यार भाव के साथ क्यों भाव को लगाते हो, ये होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा। हम इधर से सुनते इधर से निकल देते हैं। वैसी उनकी जोड़ी है, वो जोड़ी रिजल्ट देगी। ममता 18 सीट नहीं देगी इस बार, ममता टाइट करेगी, ममता के भी सवाल है। बीजेडी ने पूरी अपनी कैबिनेट बदली सिर्फ इसलिए कि उनको लोकसभा में इस बार सीट दबा के चाहिए। ठीक है, अब आइए आप महाराष्ट्र में। तो मैंने बता दिया सिंगल को भी। आप आइए यूपी में। यूपी में जब 44 थे समाजवादी पार्टी के पास, तब भी इनकी 2014 की टैली 2019 में नीचे आ गई थी। अब तो 125 है इनके पास। यदि सिंसियरली 10 सीटों पे फोकस करके समाजवादी पूरी ताकत झेड़ ले, 80 सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन 10 पे ताकत झेड़ ले, 10 निकाल लेगी, वो गड्ढा हो गया। टोटल कुल मिला के पूरे देश में इनको जो गड्ढा पड़ रहा है
वो 60-70 सीटों का बढ़ रहा है। तो अगर 60 सीटों का मतलब ये है कि आपका मानना है कि बीजेपी 240 के आसपास से 230-240। 230, तो वो 230-240 सिमटने के बाद नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना कितनी रह जाएगी? अब इसमें दो चीजें हैं। मोदी जी आदि नहीं है मिली जुली सरकार चलाने की। वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, उनके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी। किसी के भरोसे सरकार चलाने का वो आदि नहीं है, इसलिए उनका नेचर हो चुका है। और जो 2014 से तो हम देख रहे हैं, उसके पहले 10 साल आप महाराष्ट्र के, तो ये 18-20 साल जो आदमी एक नेचर से काम करेगा, हाँ, वो काम करेगा। अभी आप अपने चैनल में काम कर रहे हो, कल मैं आपको बोलूं कि आप क्या कमाते हो यहाँ पे, चलो मैं आपको 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए महीना देता हूँ, आप मेरे यहाँ आ जाइए, आप नहीं आएंगे क्योंकि आप आते सी टेम्परामेंट नहीं है। मैं कहूंगा कि अरे संजय ये सब विषय नहीं चलेगा, तुम बोलेगा यार वाजिब आदमी है, अच्छा विषय नहीं चलेगा, मैं तो नहीं करता भाई, आप छोड़ोगे। तो उनका वो नेचर बन चुका है, माई वे और हाईवे। तो माईवे और हाईवे वालों के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब वो कमजोर पड़ते हैं तो फिर लोग उनको कहते हैं कि हाईवे, सही बात, सीधा हाईवे निकलिए आप यहाँ से। तो उस स्थिति में क्या सीन बनेगा? उस स्थिति में बीजेपी सरकार बनाएगी। मैं बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी सरकार साथियों के साथ बनाएगी, एनडीए के पार्टनर्स होंगे, उसमें ममता भी आ सकती है, उसमें केसीआर भी आ सकता है, उसमें बीजेडी भी आ सकती है, लेकिन दे विल कम विद कंडीशन। उन्हें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए होगा जो वाकई सबको साथ लेके चले, यानी गडकरी या राजनाथ हो सकता है, गडकरी हो सकता है, कोई तीसरा नाम भी आ सकता है, सब किसी को और को वो भेज सकता है कि जिसकी सबके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिसके यहाँ लोग जाते हो आते हो। राजनाथ ऐसे है जिनके यहाँ लोग आते जाते हैं, सारे विपक्षी दल के लोग गडकरी के यहाँ पे आते जाते रहते हैं, ये सारी चीजें। तो यानी अगर आपको एक जो मेजर गडकरी को जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा जो यहाँ मुझे दिखाई नहीं देता। वो राजनाथ को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया तो समाजवादी पार्टी राजनाथ जी को समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पार्टी लड़ेगा, और पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं। महाराष्ट्र में पूरा 48 के 48 का ब्लॉक, हाँ, वो सपोर्ट करेगा, वो इसलिए सपोर्ट करेगा कि महाराष्ट्र मामला है ये मराठी अस्मिता का सवाल, मराठी अस्मिता का सवाल। जिस तरह वहाँ पे कुछ उद्योग भेजे गए, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले जब शालिनी पाटिल जब चुनाव लड़ी राष्ट्रपति का, तो महाराष्ट्र की अस्मिता पे उन्होंने वोट दिया, सबने वोट दिया एक साथ, प्रणय मुखर्जी के लिए सब, वो तो वहाँ स्टेट का मामला आ जाता है। और प्रणब मुखर्जी के लिए तो जब बाल ठाकरे थे तब तो, और जब मुकेश अंबानी जी ने शब्द डाला तो बाल ठाकरे ने समर्थन कर दिया, और उनको लगा कि आदमी अच्छा है, बुरा नहीं है। तो महाराष्ट्र की राजनीति की तासीर थोड़ी अलग है इस मामले में। तो जी एक बात और भी आती है, इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर लोग कहते हैं कि गडकरी को तो मोदी जी इस बार टिकट ही नहीं देने वाले हैं। गडकरी को तो मैं पहले से कह रहा हूँ, आप हमारे फोरम पे कहा था आपने, मैंने कहा तो वो तो टिकट ही नहीं देंगे उनको, तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, वो तो व्यक्ति तो कोई भी चुना कोई भी चुना। सवाल ये है कि गडकरी क्या गडकरी फोर्स है। अभी गडकरी ने 4, अभी वो जो बॉम्बे दिल्ली का जो सेगमेंट, पहला सेगमेंट खोला, प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण हुआ, प्रधानमंत्री जी ने पूरे भाषण में उनका नाम नहीं लिया है, लेकिन उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। अच्छा, तो क्यों ये दोनों के बीच में ये दोनों वो तो कभी नहीं कहते, गडकरी तो कभी नहीं कहते, तो आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं। अभी वो सीन देखा पार्लियामेंट में, सब तारीफ मेज पीट रहे थे, गडकरी बिल्कुल बैठे, उन्होंने अकेले गडकरी थे जैसे मेज नहीं पीटे। वो कई जगह भाई देखो, जो लोग घोषित दलाल थे कॉर्पोरेट सेक्टर के, वो मंत्री बन के 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर। हाँ, ठीक बात है। और एक आदमी जो परफॉर्मिंग है, उसके पास से आपने करते करते सारे मंत्रालय निकाल लिए, और एक मंत्रालय, और बिल्कुल हर व्यक्ति कहता है कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेहतर काम करने वाला कोई मंत्री गडकरी। आप एमएससीबी दे रहे थे, उस एमएससीबी को उनके पास रहने देते तो 4 चांद लगा देता वो आदमी। आपने ऐसे आदमी के लिए पास भेजा एमएससीबी जो इनकम टैक्स में प्यून था। मैं ये नहीं मानता कि इनकम टैक्स में प्यून वाले को विजन नहीं होता, लेकिन मैं उनको जानता हूँ, ये शिवसेना के नारायण राणे हैं, उनका क्या, वो तो ना समझ सकते ना कुछ कर सकते। आज एमएसएमई का फुल फॉर्म पूछो तो लाले पड़ जाएंगे। तो अगर अशोक जी आपकी बात मानी जाए तो मोदी जी के जो तेजी है, जो उनका बल है, वो इसी बहुमत के साथ आता है, यानी 25 सीटें भी कम हो गई अगर बीजेपी की, 270 के आसपास ही मामला आ गया। मोदी जी एक होता है व्यक्तिगत रूप से, भगवान श्री कृष्ण ये व्यक्ति थे, इसलिए अर्जुन ने उनको चूज किया और पूरी फौज छोड़ दी। नहीं तो कोई भी कहेगा कि यार एक आदमी जिसने शस्त्र न उठाने की कसम खाई हो, वो किस काम का, लेकिन वो व्यक्ति था। व्यक्ति जब राजनीति में उठता है
तो उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं, उसे मान बनाते हैं, वो अपनी फॉलोइंग तैयार करता है। और एक होता है जो फौज के भरोसे रहता है कि मेरी ताकत मेरी फौज है, हाँ। और एक होता है कि मेरी फौज की ताकत मैं हूं। वो फर्क है उनमें, दोनों में फर्क है। तो इसका मतलब ये कि 2024 का नतीजा बहुत अप्रत्याशित होगा। 2024 में अभी टाइम है। ये राम मंदिर काम नहीं आएगा? राम मंदिर तो यूपी के चुनाव में काम आएगा। आया था क्या? अयोध्या सेक्टर में सबसे ज्यादा मार खाया। अब बनारस में क्या हुआ? बनारस में इतने दिन तक प्रधानमंत्री खड़े रहे, 54 में से 27 सीट अखिलेश ले गए। तो मंदिर वाला यूपी के चुनाव में बीजेपी को जो मदद किया वो पूर्वांचल ने किया, गोरखपुर वाले सेक्टर में। यदि मायावती जी पैक्ट नहीं होती, मतलब वो तो मना करती है लेकिन दिखता तो ऑब्वियस है ना, वो नहीं होती। आप ओएसी कितना भी कहे, लेकिन तो है तो मीठी में समझ में ही आता है, तो नुकसान हो जाता है बहुत। तो अभी आपका मानना यह है कि 2024 में बीजेपी 230 से 240 तक अटकेगी। बीजेपी के कांग्रेस में बेसिक फर्क है। हाँ। कांग्रेस जब नॉर्थ में नहीं होती थी तो साउथ में होती थी। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो होती थी, कहीं ना कहीं होती। इनका यदि नॉर्थ नहीं है तो साउथ में गड्ढा है। हाँ। केरल वो नहीं है, आंध्रा नहीं है, तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका में है, लेकिन बहुत इस बार परेशानी में कर्नाटका में एक बड़ी परेशानी ये भी आएगी। फिर कांग्रेस का क्या लग रहा है आपको? क्या कांग्रेस 100 सीटें पार करेगी ऐसा लगता है, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़ा संगठन। राहुल गांधी को सिर्फ पदयात्रा करने से अपना ब्रांड तो बना लिया। हाँ, ब्रांड। राहुल गांधी तो एक लोगों को इज्जत आ गई कि राहुल गांधी है, लेकिन पीछे पार्टी कहाँ है? अभी एआईसीसी के डेलीगेट की लिस्ट आई। राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी परिवार का कोई आदमी अध्यक्ष नहीं बनेगा क्योंकि मुझे परिवारवाद नहीं चाहिए, लेकिन एआईसीसी डेलीगेट में मुकुलनाथ, कमलनाथ, दिग्विजय के भाई, दिग्विजय के बेटे, मध्य प्रदेश में परिवार के परिवार बैठे हैं, मानो बाकी कोई कांग्रेसी है ही नहीं। ये इससे नहीं उबर पा रही, तो अल्टीमेटली फिर करेगी क्या? आपको लग रहा है कांग्रेस 100 सीटों का पास आ जाएगी? 100 सीटें बहुत, मतलब 100 सीटें इसलिए कि वहां पे बीजेपी के, जहाँ बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, और वहाँ परफॉर्मेंस बीजेपी का अलग है, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो जहाँ रीजनल पार्टी चॉइस है वहाँ रीजनल पार्टी आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी जहाँ आमने सामने है, ऐसे कम से कम 220-22 सीटें हैं। वहाँ पे यदि मुकाबला हुआ तो है, उसी जगह से 40 सीटें आती है कांग्रेस की। 40-44 वो बढ़ जाएगी, और वही बढ़ जाएगी तो 60 और बढ़ जाएगी तो 100 आ जाएगी। चलिए अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने इतना समय कीमती समय नहीं, बातें की। संजय, हमेशा तुम्हारे ऑफिस में तुमसे बात करने में हमेशा अच्छा लगता है। इट्स अ ट्रीट। तो ये तो अशोक वानखेड़े जी, देश के हालात पे हम लोग बात कर रहे थे। मुझे यकीन है कि बहुत सारी नॉलेज मिली होगी आपको देश की राजनीति पे। अशोक जी को आप लोगों की विशेष अनुरोध पे हम लोग हर बार रिक्वेस्ट करते हैं कि रोज ही आ जाया करिए डिबेट पे, क्योंकि अशोक जी को लोग बहुत पसंद करते हैं। बताइएगा अपनी राय से कि कैसे लगा इंटरव्यू। थैंक यू।